चलो भाई, आज हम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि पहला चैप्टर ही है सोल्यूशन। एंड आज हम इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड बोर्ड एग्जाम फोकस स्ट्रेटजीज को भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर हम आपसे डिस्कस करें तो आप सब ने सोल्यूशन बनाए हैं, एंड सोल्यूशन अगर बनाया नहीं है तो कम से कम उसको टेस्ट तो करा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फुल्की खाते हो तो फुल्की में भी सोल्यूशन होता है ना। एंड अब आप कहोगे सर कि सोल्यूशन तो हमने 9th में पढ़ा था कि सोल्यूशन दो टाइप का है, एक होमोजीनस है, दूसरा कैसा है, हेट्रोजीनस है। ठीक है, लेट मी फिक्स द बोर्ड। अब आपको नोट्स थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो अगर हम जब बात करते हैं सोल्यूशन की तो आप सब ने सोल्यूशन बनाया है। अब वो सोल्यूशन होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है, एंड ये दोनों वर्ड भी आपने सुने हुए हैं। ठीक है, कैसे पहचानोगे होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है? होमोजीनस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आपने शरबत बनाया, ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे पानी है एंड इसमें आपने क्या मिलाया है, चीनी मिलाया है, ठीक है, शुगर मिलाया है। तो अगर वो शुगर पूरे के पूरे सोल्यूशन में थ्रूली मिक्स हो जाता है, यानी यहाँ पे जितना शुगर होगा उतना यहाँ पे भी होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब है कि पूरे में सोल्यूशन मिक्स है अच्छे से, है ना, यूनिफॉर्म मिक्स है थ्रूली। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस। ठीक है, एंड अगर मैं इसी पानी में SiO2 डाल देता हूं, SiO2 का मतलब होता है रेत यानी सॉइल, है ना। अगर हम उसको डाल दें तो क्या होगा, सॉइल थ्रूली मिक्स नहीं होगा, यूनिफॉर्म थ्रूली मिक्स नहीं होगा, एक जगह पे आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एक जगह पे आके जमा हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनस मिक्सचर या हेट्रोजीनस सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोग फुल्की खाते हो ना, बतासा खाते हो, तो उसका जो पानी होता है, फुल्की का पानी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उस फुल्की के पानी में दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं, होमोजीनस भी होता है, हेट्रोजीनस भी होता है। जो फुल्की के पानी में नमक होता है वो पूरा थ्रूली मिक्स होता है। अगर मैं कह दूं ये फुल्की का पानी है तो जितना नमक यहाँ पे होगा उतना नमक का कंसंट्रेशन यहाँ पे भी होगा। ये थोड़ी ना कि अरे यार यहाँ पे नमक का ज्यादा टेस्ट आ रहा है, यहाँ पे नमक का कम टेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नमक पूरे में मिक्स है। बट जो और भी बहुत सारे मसाला या फिर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बार बार धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आ जाते हैं, एंड फिर वो जो फुल्की वाला होता है बार बार उसको क्या करता है, घुमाता है। ठीक है, घुमाएगा उसको एंड फिर पूरा का पूरा क्या होगा, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर फिर से थोड़ी देर के लिए मिक्स होगा, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाएगा। तो जो बार बार जो नीचे आ जा रहा है तो वो हेट्रोजीनस है, एंड जो एक एक बार पूरा मिक्स हो गया, यूनिफॉर्म मिक्स हो गया, तो वो कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, चलिए, अब हमेशा एक एक चीज हमें बात समझिए कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सोल्यूशन की डिफिनीशन क्या होगी। मैं अभी मिक्सचर की बात कर रहा था, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनस ही होता है हमेशा। तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या है कि जो उसके कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म मिक्स है, यूनिफॉर्म यानी हर जगह पे क्या हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो 12th में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या, देयर इज टू कंपोनेंट ओनली, वन इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। तो अब बात करते हैं कि सल्यूट या फिर सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक है, तो हम देखो जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो एक एक कंपोनेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी मिला रहा हूं, ठीक है, पानी मैंने रखा तो पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। एंड जिसकी क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे। एक चीज और, जिस जिस कंपोनेंट में हम घोला घोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसको घोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड उसको हम बोलेंगे सल्यूट, एंड द कंपोनेंट इन विच डिसॉल्व्ड तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। आई मेरी बात समझ में? तो जो या तो आप समझ जाओ कि जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, एक चीज और, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आप लोग को, जो कि केजी में ही पढ़ा दिया जाता है कि जो वाटर होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो अगर उसका कंपोनेंट कम भी है तो आप बोलोगे सर कि वो सॉल्वेंट ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अल्कोहल है और वाटर है, तो उसमें से हमने अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा कर दी तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अल्कोहल सॉल्वेंट हुआ, नहीं, सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑलराइट,
वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सबसे पहले सॉल्वेंट की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट ही दिखाता है फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन किस स्टेट में, सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैस में है, ये कौन दिखाएगा? सॉल्वेंट ही दिखाएगा। आई मेरी बात समझ? नाउ सल्यूट क्या होता है? सल्यूट एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे जो सोल्यूशन में पड़े होंगे रेदर देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स के अलावा जो भी पड़े होते हैं, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं? सल्यूट। एंड सल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? सॉल्वेंट से कम होती है। एंड अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया कि इसमें केवल कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हम लोग तो पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बट अभी हमने एक चीज पढ़ा कि जो सॉल्वेंट होता है वो इंडिकेट करता है कि स्टेट कैसा होगा, मतलब क्या वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो अगर मैं कह दूं कि आपका सॉल्वेंट गैस होगा तो आपका जो सॉल्यूशन भी होगा वो कैसा होगा? गैसियस होगा। अगर मैं कह दूं आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। अब इसके आपको कुछ एग्जांपल देख लेने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इसके एग्जांपल देख लेने हैं, बहुत अच्छे अच्छे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जब गैस सॉल्वेंट है, इमेजिन करो कि लिक्विड आपका जो आपका सॉल्वेंट है यानी जिसमें आप चीज घोल रहे हो वो आपका गैस है, एंड उसमें गैस डाल रहे हो यानी सल्यूट भी क्या डाल रहे हो? गैस डाल रहे हो। सॉल्वेंट आपका गैस है एंड उसमें क्या मिला रहे हो? सल्यूट। एंड गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इस वाले गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, दूसरे वाले कम होगी। तो अगर आप देखो जो हमारा एयर होता है, एयर समझते हो ना, जो एयर होता है, तो एयर में नाइट्रोजन एंड दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, दोनों को मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? एयर। और भी बहुत सारी गैसेस है बट बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम केवल 2 गैसेस की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कितना परसेंट? 71%। एंड 78% एंड 21% ऑक्सीजन है। तो हमने बोला कि इन दोनों को मिक्स करके क्या बना? एयर बना। तो वो क्या कैसा सोल्यूशन हो गया? गैसियस सोल्यूशन हो गया। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? N2 होगा। नाउ अब हम कहते हैं कि गैस आपका सॉल्वेंट गैस ही है एंड दूसरा लिक्विड, अब उसमें लिक्विड डिसॉल्व हो गया है। समझो, सॉल्वेंट ज्यादा होगा बहुत ज्यादा, गैस में थोड़ा सा लिक्विड डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने? नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया है। क्लोरोफॉर्म एज अ लिक्विड होता है, तो ये भी हमारा गैसेस सोल्यूशन होगा। गैसेस सोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सोल्यूशन आपका कैसा होगा। ऑलराइट, नाउ अब अगर गैसियस सॉल्वेंट में आपने सॉलिड को मिक्स करा एंड ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये तो आप समझते हो ना। आप कॉम्फर इन नाइट्रोजन ले लो या फिर ले लो स्मोक। स्मोक भी तो यही है, गैस है एंड गैस में क्या पड़े हुए? सॉलिड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप या तो नाइट्रोजन गैस में कॉम्फर, कॉम्फर यानी कपूर, वो डिसॉल्व कर लो, या फिर क्या हो जाएगा? स्मोक। स्मोक में क्या है आपका? एयर पार्टिकल यानी गैस में आपके क्या है? कुछ डस्ट वाले पार्टिकल होते हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उसी क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं लिक्विड सोल्यूशन में। तो लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो अब आपका सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है एंड उसमें गैस डिसॉल्व है। इमेजिन करो सॉल्वेंट लिक्विड है एंड उसमें गैस डिसॉल्व है। शायद आपको पता हो कि जो हम लोग पेप्सी, कोको कोला, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा बॉटल लेते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें आपका लिक्विड डिसॉल्व, उसमें लिक्विड होता है एंड वो गैस भरी होती है। कौन सी गैस? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो जो आप ऐसे सोडा बॉटल पीते हो ना, तो उस सोडा बॉटल में एक्चुअली में गैस भरी हुई है एंड जब हम उसको क्या करते हैं? सेक करते हैं, तो वो गैस बाहर भी आती बहुत प्रेशर से। आई मेरी बात समझे? तो वो भी एक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन? लिक्विड सोल्यूशन। व्हेन लिक्विड आपका सॉल्वेंट है और उसमें गैस भरी हो, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये आपका दूसरा भी एग्जांपल हो गया। एंड और एक क्या लिख सकते हो? सोडा वाटर, है ना, या फिर आपका पेप्सी वगैरह, जो भी आपको लिखना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिख सकते हो। और आप ये भी जानते हो कि वाटर में भी क्या होता है? ऑक्सीजन डिसॉल्व है यानी गैस उसमें क्या है? डिसॉल्व है। नाउ लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो लिक्विड में लिक्विड ही मिक्स है, ये तो आप जानते हो। बहुत लोग इसको ड्रिंक भी करते हैं यानी अल्कोहल, एंड अल्कोहल नीट नहीं पी जाती, उसमें क्या मिला देते हैं? वाटर मिला देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि लिक्विड में आपका सॉलिड डिसॉल्व है।
लिक्विड में सॉलिड तो सबको पता है कि भाई शरबत में क्या करते हो, शरबत में हम लिक्विड में क्या लिक्विड होता है आपका सॉल्वेंट, एंड उसी में क्या डिजोल्व करते हो, सॉलिड डिजोल्व करते हो यानी चीनी डिजोल्व करते हो, ठीक है। नाउ सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा एंड उसमें गैस डिसॉल्व कर दो। तो अब ये आपका अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस भी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, पैलेडियम एक मेटल है एंड उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करा दी गई है, एंड अगर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करा दी गई है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट है एंड उसमें गैस हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ये आपका कैसा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। आई मेरी बात समझ में। नाउ फिर सॉलिड में हमने क्या डिसॉल्व कर लिया, लिक्विड डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अमल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक चीज, ये दोनों, ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला बात है, यहाँ पे आपका सोडियम है और यहाँ पे आपका मरकरी है, ठीक है। तो सोडियम और मरकरी दोनों के दोनों ही क्या है, मेटल है, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड, है ना, एंड सोडियम कैसा है, सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाए तो कैसा सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें हम सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा रख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी मेटल के साथ मरकरी जोड़ा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, अमलगम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया जिंक, जो कि आपके केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जिंक अमलगम। तो अगर मैंने बोल दिया जिंक अमलगम तो इसका मतलब है जिंक प्लस Hg का सोल्यूशन, ठीक है। तो जब किसी मरकरी के साथ जोड़ेंगे तभी अमलगम आएगा। अगर मैं कह दूं जिंक को किसी दूसरे मेटल के साथ, कॉपर के साथ जोड़ा रहा है, तो अब ये क्या बन गया, एलोए बन गया। एलोए का मतलब क्या हो गया, दो मेटल जुड़े हैं साथ में, दो मेटल यानी दोनों के दोनों ही सॉलिड, एंड ये कैसा आपका बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। मुझे लगता है कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस की वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे सारी की सारी नोट्स अपलोड है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, है ना, एंड जो जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लो, ये है आपका सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होगा, एंड सॉल्वेंट को हम अब रिप्रेजेंट करने वाले ए से। जब भी मैं ए लिखूंगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो सॉल्वेंट है, उसकी क्वांटिटी लार्ज होगी, है ना, एंड जो सैल्यूट होगा, जो हम मिक्स करेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी, यानी सैल्यूट। सैल्यूट को हम डिनोट करेंगे बी से एंड सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से। ओके, चलिए अब एक बार थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार यूपी बोर्ड में पूछा भी गया था गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो गैसियस सॉल्यूशन आपको कैसे बताना है, जैसे जो मैंने आपको बताया ना ऊपर, उसको कैसे आप बताओगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपको गैसियस सॉल्यूशन दे दिया, तो आपको गैसियस सॉल्यूशन को बताना है कि उसमें सॉल्वेंट गैस होना ही होना चाहिए ना, उसमें स्मॉल अमाउंट में कोई दूसरी गैस या फिर कोई सॉलिड या फिर कोई लिक्विड एज अ सॉल्यूट वहां पे मिला होना चाहिए। एग्जांपल आप बता दो कि एयर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे बाइनरी नहीं, सारा कुछ सोल्यूशन बताया गया। एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% ऑफ अदर गैसेस है, एंड 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ओके, चलिए अब यहां से आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। और इसको हम तब पढ़ाएंगे जब आपको पता होगा क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से आइए मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, मोल का मतलब होता है, लेट मी फिक्स दिस, मोल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अब आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि जाओ मुझे 50 ग्राम NaCl ले आओ, जाओ मुझे 30 ग्राम बेंजीन लेते आओ। अब आपसे बोला जाएगा कि जाओ मुझे 2 मोल NaCl या फिर 3 मोल बेंजीन लेते आओ। अब ये मोल वाला क्या हो गया भाई, ये मोल वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये मोल में कैसे मैं लेते आऊं। मुझे अगर कोई बोलेगा 70 ग्राम ये चीज लेता हूं तो मैं लेते आऊंगा, बट मुझे बोलेगा 4 मोल लेते आओ, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये तो कभी मेजरमेंट पढ़ा नहीं। अब सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि जाओ बेटा, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, जाओ बेटा
कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल लेते आओ, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल लेते आओ। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं बंद हो गया। तो हमको क्या करना है, इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास? 44। कैसे कैलकुलेट करा? कार्बन का 12 होता है एंड ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा एंड 16 मास तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 32, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 44। तो अब आप लोग जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। अगर आपसे 44 बोला गया है, तो अगर 44 ग्राम आप लेके जाते हो तो वो कितना मोल होगा? 1 मोल। जितना मॉलिक्यूलर मास आया, अगर उतना ही आप क्या करते हो, उतने ही ग्राम उस चीज को ले लेते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। अब आपसे 2 मोल बोला है, तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका कितना मोल आ गया? 88 ग्राम आ गया। अब अगर आप उस चीज को 88 ग्राम लेके जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 मोल। ओके, समझ में कम आया होगा क्योंकि पहली बार है, बट फिर से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोल दूं कि वाटर का 1 मोल क्या होगा, तो आपसे कोई पूछे वाटर का 1 मोल, मैं क्या करूं? 1 मोल में से मंगाया गया तो मैं क्या करूंगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल दूंगा। 2 प्लस 16 कितना आया? 18। अब मैं जाऊंगा 18 ग्राम पानी ला के दे दूंगा एंड बोलूंगा क्या है वो? 1 मोल है। तो 1 मोल का मतलब क्या है कि जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ही क्या ले जाओ? वेट ले जाओ। समझो, इसको मैं करके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मोल निकालना है, मैंने क्या करा? मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये किसके लिए है? वाटर के लिए है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना आया? 18। अगर मैं उतना ही वेट ले लूं, 18 ग्राम लेके चला जाऊं, तो 18 मैं ऊपर करूंगा एंड मोल कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। है मेरी बात समझ में? ऐसे बात होता है। तो मोल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। एंड अगर शॉर्ट फॉर्म में, सिंबलाइज फॉर्म में लिखें तो n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में m। अब एक चीज और मेरी बात समझो, मैं एक चीज यूज करूंगा कि n इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, या फिर एनबी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एमबी। तो अगर मैंने बी यूज करा है तो बी मैंने या बार बार बोला है कि बी किसके लिए मैं यूज करूंगा? सैल्यूट के लिए यूज करूंगा, जो कि मैंने मिक्स करा है। और जो ज्यादा अमाउंट में जो सॉल्वेंट है उसको, उसके लिए क्या डिनोट करूंगा? ए। सॉल्वेंट के लिए ए एंड सैल्यूट के लिए बी। अगर मुझे मान लो सॉल्वेंट के मोल निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू, सॉरी, एम ए, है ना? ये हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपको मोल निकालना है, ठीक है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मोल का फॉर्मूला W अपॉन में M, यानी अब फॉर्मूला भूलेगा भी नहीं। फॉर्मूला भूलने वाला नहीं है क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको जोड़ दिया कि जितना मॉलिक्यूलर मास हो उतना ही वेट हो। तो अब आपका ये फॉर्मूला आपको हमेशा जिंदा रखेगा। चलिए, तो हम लोगों ने मोल के बारे में तो समझ लिया, ठीक है। तो मोल अगर हमको किसी का भी निकालना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में M। बट अगर हम बोले कि आपको कोई 2 सोल्यूशन दे दिया जाए एंड आपको मैं बोल दूं कि दोनों का कंसंट्रेशन निकालिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं जो कि मिठाई लगाता है, ठीक है। तो मिठाई वाले चाशनी बनाते हैं जलेबी के लिए। तो आपने देखा एक दुकानदार की चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी है, यानी कंसंट्रेटेड है, दूसरे वाले की चाशनी थोड़ा कम कंसंट्रेटेड। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई सॉलिड सॉल्यूशन है। अभी मैंने सॉलिड सॉल्यूशन बताया क्या कि सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड हो एंड उसमें जो सैल्यूट मिला है वो भी सॉलिड हो। अगर आप लोगों ने पंजीरी वगैरह खाया हो तो पंजीरी में एक्चुअली में आटा होता है, फ्लोर, एंड उसी में शुगर मिला होता है, ठीक है, मिक्स करके देते हैं। तो वो भी एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन हो ही जाएगा, बट होमोजेनस नहीं है, बट मान लेते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर उस तरीके का सॉलिड सॉल्यूशन आता है उसका बोला जाए कि भाई आप कंसंट्रेशन निकालिए, तो उसके लिए आप क्या निकालते हो? मास परसेंटेज निकालते हो। मास परसेंटेज में आप क्या करोगे? आप टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मान लो टोटल आप ये आपने यहाँ पे कोई सॉलिड सॉल्वेंट है जो कि 500 ग्राम का है एंड सल्यूट इसमें मिलाया आपने 50 ग्राम का, ठीक है। तो आपने क्या करा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 550 ग्राम नीचे लिखोगे एंड मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन।
अगर आप सल्यूट के कंपोनेंट का परसेंटेज निकाला जाता है तो आप यहाँ पे 50 ग्राम लिखोगे इंटू 100, तो 50 अपॉन में 550 इंटू 100। कहने का बात मेरा समझे, कहने का मतलब ये कि मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मास लिखना है जिसका आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, दूसरा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उस टोटल मास लिखना है इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी लोग को पता है, ठीक है। बट अगर मान लो वैल्यूम परसेंटेज निकालना है, वैल्यूम परसेंटेज कब निकालेंगे, जब आपके वैल्यूम परसेंटेज तब निकालते हैं जब आपका सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन, एंड लिक्विड सोल्यूशन कब होगा, जब आपका सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने सोल्यूशन बनाया अल्कोहल और पानी का, है ना, दारू में हमने पानी मिला दिया, ठीक है, अब सोल्यूशन बनाया, तो आप क्या करोगे, टोटल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपने क्या करा, 50 ml अल्कोहल लिया है एंड 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल 150 ml यहाँ पे लिखोगे टोटल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड अगर आप वाटर का मास, वाटर का वैल्यूम परसेंटेज देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, यानी किसी एक कंपोनेंट का, यानी आप यहाँ पे 50 लिखोगे तो आ गया 50 अपॉन में 150 एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या परसेंटेज आ जाएगा, आपका वैल्यूम परसेंटेज आएगा। तो वैल्यूम परसेंटेज यानी किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूट में से एक कंपोनेंट का वैल्यूम और अपॉन में टोटल वैल्यूम इनटू 100, ठीक है। अब आ जाए मास बाय वैल्यूम परसेंटेज, मान लो शरबत आपने बनाया तो आप क्या रखोगे, टोटल, मान लो फॉर एग्जांपल ये तो डिफिनीशन वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सेम टू सेम, ये तो अभी इसको जाने दो, इसको हम समझाते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे क्या, टोटल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड इनटू मास ऑफ अ कंपोनेंट, यानी नीचे वैल्यूम होगा, ऊपर क्या रहेगा, मास ऑफ कंपोनेंट एंड इनटू 100, ये आप ऐसे निकाल सकते हो। या फिर अगर मैं कह दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 94 W अपॉन में M परसेंटेज, सॉरी W अपॉन में B परसेंटेज है, यानी 94 मास परसेंट, मास एंड वैल्यूम परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ml में, कितने ml में, 100 ml में 94 ग्राम क्या होगा, सैल्यूट होगा। आई मेरी बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि आपका जो सोल्यूशन है, न्यू पेज में देख लेते हैं, मैंने आपसे बोल दिया कि जो आपका सोल्यूशन है वो 93% है, कैसा परसेंटेज, मास पर वैल्यूम परसेंटेज, बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे आया, तो इसको आपको तुरंत समझ जाना है कि यानी 100 ml में मेरा कितना ग्राम है, 93 ग्राम क्या है, सैल्यूट का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं कि आपके 23% आए हैं, 23% आया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे 100 में कितने नंबर आए, 23 नंबर है। वैसे अगर मैं बोल दूं कि 93% है, कौन सा परसेंट है, मास पर वैल्यूम परसेंटेज, तो आप समझ जाओगे कि 100 ml में 93 ग्राम किसका है, सैल्यूट का है, ठीक है। आई मेरी बात, कैसे निकाला गया है, नीचे आप क्या रखते हो, टोटल वैल्यूम रखते हो एंड ऊपर क्या रखते हो, मास ऑफ सैल्यूट एंड इनटू 100, या फिर मास ऑफ किसी भी कंपोनेंट का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास बाय वैल्यूम परसेंटेज आएगा। अब आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए होता है, यानी आपने क्या करा कि आप पार्टिकल में पहुंच गए, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में पहुंच गए, बहुत पार्टिकल वाले लेवल पे, ठीक है। आपने बोला कि सर मेरे पास 10 की पावर 6 मिलियन में, सॉरी 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 मिलियन, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 मिलियन, 1 मिलियन सोल्यूशन में, पूरा का पूरा 1 मिलियन सोल्यूशन है, एंड उसमें से 9 हिस्सा, 9 हिस्से किसके हैं, सैल्यूट के, तो आप क्या बोलोगे कि ये 9 ppm, नहीं समझे मेरे मतलब 9 ppm मैंने कैसे बोला, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में, 1 मिलियन सोल्यूशन में आपका कितना पार्ट है, सैल्यूट का कितना पार्ट है, वही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। कहने का मतलब बहुत बड़ा सोल्यूशन। ये कब के लिए होता है, ये कब के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, मैं एक टब में पानी है, ठीक है, एक टब में पानी है ना, एंड मैं क्या करता हूं, इसमें जाके थोड़े से सैल्यूट डाल देता हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अब इसको अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल परसेंटेज में कैलकुलेट भी करूंगा तो 0.1 परसेंटेज आता है,
तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसका पीपीएम में देखूंगा कि कितने हैं। फॉर एग्जांपल 10 है, कितने में, कितना पूरा का पूरा 1 मिलियन सोल्यूशन में, ठीक है, 1 मिलियन सोल्यूशन के पार्टिकल, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि 10 की पावर 6 में 10 क्या है, सैल्यूट के पार्टिकल है, तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 पीपीएम आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, 10 पीपीएम आ जाएगा, ठीक है। तो पीपीएम इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी सैल्यूट का कितना पार्ट है, किसी भी कंपोनेंट का कितना पार्ट है, ठीक है, कितने में, 10 की पावर 6 में, 1 मिलियन में। एंड नीचे आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल सॉल्यूशन, यानी जितना भी सॉल्यूशन है उसका पूरा का पूरा पार्ट क्या है वो आप यहाँ पे लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं मोलरिटी की, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन के जो एक्सप्रेशन देखे वो कैसे देखे, हम लोगों ने परसेंटेज के थ्रू देखे। वो परसेंटेज तो सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया कि मान लो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में आ जाता है कि 93 मास पर वैल्यूम परसेंटेज है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वहां पे 93 ग्राम तो वेट हो गया किसका, सैल्यूट का वेट है एक्चुअली। आई मेरी बात समझे। अब हम बात करते हैं कि मोलरिटी आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मोलरिटी पहले समझ लेते हैं। मोलरिटी का मतलब होता है वी वैल्यूम में, वी वैल्यूम मान लेता हूं मैं 1 लीटर, ठीक है, वैल्यूम कितना है 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर किसके नंबर ऑफ मोल्स, दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है, किसके नंबर ऑफ मोल्स, सैल्यूट के, किसके नंबर ऑफ मोल्स, सैल्यूट के। तो सैल्यूट को मैंने किससे डिनोट करना सिखाया था, सैल्यूट को हमने बी से डिनोट करा था। तो मैंने बोला मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, याद करने के लिए यहाँ पे 1 लीटर आपने पानी लिया एंड उसमें नंबर ऑफ मोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने बताया 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तुरंत कैलकुलेट कर लो कितना, कम से कम 88, अभी आप कैलकुलेट करोगे 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको पता होगा, n इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में m। तो आपसे क्या बोल दिया कि 2 मोल चाहिए, तो यहाँ पे 2 रखो एंड मोलर मास कितना होता है, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। W आप तुरंत निकाल दोगे, W कितना आ गया 88, है ना। वो चलो मैंने तो ऐसे लगा दिया, ठीक है, कि मतलब 88 ग्राम आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है 1 लीटर में, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल रखोगे। आई मेरी बात समझ में, कहने का मतलब 1 लीटर में जितने भी मोल हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी सैल्यूट के मोल है उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोला जाता है ना। अब इसके लिए देखो, आप लोगों ये पढ़े तो हो, आप तो ये पढ़े हो क्या कि n के इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में m। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि WB अपॉन में MB, बोलो NB की जगह क्या लिख सकता हूं, WB अपॉन में MB इंटू V। वैसे ही अब V के नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर है। अब देखो जो सोल्यूशन होते हैं ना आपके लीटर में नहीं दिए होते, कभी किसी को देखो है जो केमिस्ट होगा तो 1 लीटर टेस्ट ट्यूब में नहीं लेके जाएगा, ml में लेके जाता है। तो हम क्या करते हैं, लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ये 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 1000 एंड अब ये किस में आ गया, इन ml। क्लियर। तो ये किस में था, लीटर में था, ये ml में। ये आपका मेन फॉर्मूला है किसका, मोलरिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसको याद कर लीजिए, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, वही तो मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स किस में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी का फॉर्मूला पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट n से एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन v, लीटर में है। फिर आप क्या करो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन mb एंड लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या है, मोलर मास। समझ में, W है वेट एंड M क्या है, मोलर मास है। क्लियर। अभी हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आएंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी की। अभी तक हम लोग बात किसकी कर रहे थे, मोलैलिटी की। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, बट इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है वो पकड़ लो, ठीक है। मोलैलिटी जो होता है ना, यहां पे भी जो सैल्यूट होते हैं, सैल्यूट के ही मोल्स देखे जाते हैं, यानी NB, ठीक है। बट किसमें, यहाँ पे 1 लीटर में नहीं, 1 किलोग्राम में, यानी WA। ए क्या है, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, 1 kg में। समझो मेरी बात,
सॉल्वेंट के 1 kg में जो सैल्यूट के मोल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। अब एनबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एमबी। डब्ल्यू एक केजी में, मैंने बोला केजी में काम नहीं होता भाई केमिकल वालों के पास, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड ये 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1000 आप समझते हो तुरंत कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1000, एंड ये किस में आ गया, ग्राम में। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का। एक सेकंड और, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी भी डिफिनीशन पढ़ लीजिए। तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे जरूरी है, तो इसीलिए हमने क्या यूज करा था, डब्ल्यू ए। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट, एंड ए का मतलब सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। तो डब्ल्यू ए इन केजी। अब उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू, ओके। नाउ अब यहाँ पे ये थोड़ा नॉर्मेलिटी आता है। नॉर्मेलिटी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। कैसे, यहाँ पे देखिए, नॉर्मेलिटी एकदम से सेम ही है, बट यहां पे होता क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वी इन लीटर। जैसे कि मोलैरिटी में होता था कि लीटर में आपका क्या होता था, वैल्यूम, यानी 1 लीटर में जो आपके सैल्यूट के नंबर होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोलैरिटी बोलते थे। बट यहाँ पे सैल्यूट के नंबर नहीं लिख रहे, यहाँ पे हमको क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सैल्यूट। वहां पे हम ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, नंबर ऑफ मोल्स यूज करते थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले इधर समझ लो। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है जी इक्वल टू ईबी अपॉन में, सॉरी एक, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है डब्ल्यू बी अपॉन में ईबी। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना, एन इक्वल टू क्या होता है, एनबी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एमबी। तो वैसे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में ईबी। एमबी की जगह क्या आ गया, ईबी आ गया। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू बी इक्वल डब्ल्यू बी ईबी, एंड वी क्या है, लीटर में। अब इसको अगर मैं एमएल में बदलूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एमएल में, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, ये नॉर्मेलिटी का क्या बन गया, फॉर्मूला। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा, सर ये तो ग्राम इक्विवेलेंट है जी, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ईबी क्या है, ईबी इक्वल टू बेटा क्या होता है, ईबी इक्वल टू होता है एमबी अपॉन में एन फैक्टर। ईबी इक्वल टू क्या होता है, एमबी अपॉन में एन फैक्टर। अब तुरंत मैं लगा देता हूं, तो तुरंत समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, तो H2SO4 का अगर मैं बात करूं, इसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी क्या होगी। अभी ये क्या है, एसिड है। H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। तो कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड का एक्चुअली में क्या होता है, बेसिसिटी होता है। अब कहोगे सर बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी का मतलब है ये कितने H प्लस दे सकता है। तो आप देख रहे हो कि ये 2 H प्लस दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। आई मेरी बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 का हमने MB निकाला, MB कितना आएगा, H2SO4 का 98 आएगा। MB आपको निकालना आता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा, कैसे निकालोगे, ये 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा इंटू 4, तो यहाँ पे 64 आ गया, एंड ये 34 आ गया। जब दोनों को जोड़ोगे तो MB कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो आपने MB निकाल लिया, एंड ये बेसिसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। बेसिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो अगर मैं H2SO4 के लिए देखूं, तो H2SO4 के लिए EB कितना आ जाएगा, H2SO4 के लिए EB आ जाएगा, MB आपका है 98, एंड बेसिसिटी यानी एन फैक्टर कितना आया 2, तो कितना आ गया 49। अब आप जो कर रहे थे ना, आप यहाँ पे MB रख रहे थे, तो अब आप MB नहीं रखोगे, आप MB की जगह MB अपॉन में एन फैक्टर रखोगे, यानी डायरेक्ट आपका आंसर में यहाँ पे क्या रखोगे, 49 रखोगे। नहीं मेरी बात समझ में आई। चलो थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया HNO3, ठीक है, मैंने आपको दे दिया HCl, मैंने आपको दे दिया H2SO4, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा इसमें बताओ कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, तो
एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो एसिड की इसमें कितनी बेसिसिटी होगी 2, इसमें कितनी बेसिसिटी होगी 1, इसमें कितनी बेसिसिटी होगी 1। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि आप बता दो भाई MgOH के होल ट्वाइस में कितनी एसिडिटी होगी, एसिडिटी कितनी होगी, एसिडिटी कितनी होगी 2, जितना OH होगा वही उसकी क्या एसिडिटी होगी, ठीक है। MG सॉरी NaOH में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1। मैं पूछूंगा AlOH के होल थ्राइस में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3, यानी जितने OH होंगे वो, ठीक है। तो जब भी EB निकालना होगा तो EB में अपना MB रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे HCl का करना है, ठीक है, तो मैं HCl के लिए अपना MB निकाल लूंगा, है ना, एंड उसके n फैक्टर से मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अगर इसका n फैक्टर 1 है तो यानी EB इक्वल टू क्या हो गया, MB ही हो गया। अगर किसी का n फैक्टर बेटा 1 है तो उसको 1 से डिवाइड करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट MB रखो, यानी फिर वो किसके बराबर आ गया, मोलैरिटी के ही बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर ही है। कब बराबर है, जब n फैक्टर कितना हो 1 होगा। यानी अगर मैं क्या करूं, मोलैरिटी निकाल लूं एंड उसको किससे मल्टीप्लाई करा दूं, n फैक्टर से, किससे मल्टीप्लाई करा दूं, n फैक्टर से, तो वही क्या हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल मोलैरिटी में n फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दूं तो वही क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। एंड अगर n फैक्टर 1 है तो मोलैरिटी ही नॉर्मेलिटी है, क्योंकि फॉर्मूले में हम EB की जगह क्या रखेंगे, MB ही रखेंगे। आई मेरी बात समझ में। यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मैं इसके न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर डिसॉल्व पर लीटर, यानी 1 लीटर में जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट यानी MB अपॉन में EB। एंड EB कैसे निकालोगे, सॉरी WB अपॉन में EB, मास ऑफ सोल्यूट एंड WB अपॉन में EB कैसे निकालोगे, मोलर मास लिखो, MB लिखो एंड बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, n फैक्टर। एंड ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखी कि भाई n फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, अगर एसिड है तो, नहीं है अगर बेस है तो मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। आई मेरी बात समझ में, यहां तक समझ में आया। अगर ये वीडियो लेक्चर बड़ा होता तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए कर रहे हैं, एक ही लेक्चर आपके लिए परफेक्ट होगा, फिर आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं।